नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको धरती धन न अपना उपन्यास का सार सुनाने जा रही हूँ। धरती धन न अपना उपन्यास बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित या रचित उपन्यास है। जगदीश चंद्र माथुर साहित्यकार ही नहीं बल्कि यह एक सिविल सर्वेंट भी थे। इस उपन्यास में दलितों की पीड़ा व उत्पीड़न का वर्णन है। स्वर्णों द्वारा दलितों का शोषण तथा उनके जीवन की त्रासदी की मार्मिक अभिव्यक्ति है। धरती धन न अपना उपन्यास मुख्यतः दलितों के संघर्ष का उपन्यास है। इसमें मुख्यतः काली के 6 वर्ष बाद गांव लौटने पर जो संघर्ष शुरू होता है वह अंत तक काली के दोबारा गांव से वापस चले जाने यानी कि गांव से भागकर वापस चले जाने तक बना रहता है। इसमें मुख्यतः काली के 6 वर्ष बाद गांव लौटने पर जो संघर्ष शुरू होता है वह अंत तक काली के दोबारा गांव से चले जाने तक बना रहता है। इस उपन्यास का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। धरती धन न अपना उपन्यास मुख्यतः 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। काली, ज्ञानो और चौधरी हरनाम सिंह। उपन्यास का आरंभ काली के 6 वर्ष बाद गांव लौटने से आरंभ होता है, परंतु काली उपन्यास में सर्वत्र विद्यमान रहता है। धरती धन न अपना की कहानी काली के 6 साल बाद कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाहा लौटने से आरंभ होती है। इस कथा का मुख्य पात्र गांव घोड़ेवाहा के हाशिए पर ढकेल दिए गए बस्ती चमादड़ी में रहने वाले काली से प्रारंभ होती है। काली 6 वर्ष कानपुर में बिताने से उसकी समझ कुछ विकसित होती है। वह कानपुर में मजदूरी करके कुछ कमाई कर गांव लौटा है। इससे चमार होने पर भी गांव में उसके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ता है और कुछ गांववासी उसे बाबू कालीदास कहते हैं। काली अपने कच्चे कोठे को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है, क्योंकि वह कुछ 300 रुपये कमाकर लाया है कानपुर से मजदूरी करके, और उसके लिए वह छज्जू शाह से जो कि वहाँ का व्यापारी था या जो पैसे ब्याज पर देता था, जिसको कि सबसे ज़्यादा ज्ञानवान माना जाता था, उससे सलाह लेने जाता है। छज्जू शाह उसे पक्का मकान बनाने के उपाय तो बताता है, परंतु साथ ही काली को इस तथ्य से भी अवगत करा देता है कि जिन घरों में दलित लोग रह रहे हैं वह घर गांव की सांझी जगह है, जिसको कि शामलात कहा जाता है, वो है, और इन घरों पर दलितों का मौरूसी अधिकार ही है। मतलब मौरूसी का मतलब है जब तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति उस घर में रहता है तभी तक वे वहाँ रह सकते हैं। छज्जू शाह उससे उसके चाचा का लिया उधार व उस पर
ब्याज की रकम भी झटक लेता है, क्योंकि छज्जू शाह को उसके पास उसकी मुट्ठी में थोड़ा पैसा नज़र आता है और वो ये पैसे उससे झटक लेता है। गांव में काली की एकमात्र संबंधी उसकी चाची प्रतापी है। उसके माता पिता व चाचा का देहांत हो चुका है। काली को उसके चाचा चाची ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उसके माँ बाप उसके शैशव में ही चल बसे थे। काली का पिता मारवा गांव का चर्चित पहलवान भी था। उसके गांव लौटने का एकमात्र कारण चाची से उसका मोह था, क्योंकि उसके चाचा चाची के भी कोई संतान नहीं थी और चाचा चाची काली को अपने पुत्र की तरह ही पालते थे, तो उसका चाची से विशेष स्नेह था। पौ फटने पर काली गांव के पास पहुंचता है। गांव में 6 सालों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। गलियों के कुत्ते भौंक भौंक कर काली का स्वागत करते हैं और घर पर चाची को जीवित पाकर काली प्रसन्नता से अभिभूत हो उठता है। काली की चाची काली के लौटने की सूचना पूरे मोहल्ले को शक्कर बांट कर देती है। गांव में ज़मीनों के मालिक चौधरी हैं। एक दो बनी दुकानदार हैं। वह ज़मीनों पर तथा घरों में काम करने वाले दलित चमार हैं। चौधरी लोग बेबात चमारों से गाली गलौज करते हुए उन्हें पीटते रहते हैं। उपन्यास के शुरू में ही चौधरी हरनाम सिंह अपने खेत की फसल नष्ट करने के संदेह में जीतू की पिटाई करता है। हालांकि वह निर्दोष है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना हुआ है, जबकि उसकी बहन ज्ञानो चौधरियों के अन्याय का विरोध करती है, जो काली को ज्ञानों के प्रति आकर्षित करता है। काली का अपना घर पक्का करने के बारे में सोचना ही वास्तव में दलितों के शोषण पर टिकी ग्रामीण सामंती जो व्यवस्था के लिए विध्वंसात्मक कार्रवाई है। मतलब जो गांव में काली जो पक्का मकान बनाना चाहता है, तो ये जो गांव के जो सामंतवादी सोच वाले लोग हैं, उनके लिए उनको ये महसूस होता है कि उनकी सत्ता कमज़ोर पड़ रही है। ऊपर से काली का चौधरियों के सामने आत्मसम्मान की भावना से पेश आना भी उनके दमनात्मक रवैयों को चुनौती है। उसका अपना दलित समाज भी काली का प्रशंसक या समर्थक नहीं है। ज्ञानो या जीतू आदि कुछ गिने चुने प्रबुद्ध दलित युवक युवतियों को छोड़ चमादड़ी के अधिकांश लोग काली से ईर्ष्या करते हैं। विशेषतः ज्ञानों का भाई मंगू उससे उलझा ही रहता है। एक बार काली के हाथ उसकी पिटाई भी होती है। काली के पड़ोसी निक्कू को भी मंगू काली से लड़वाता है। लेकिन धीरे धीरे गांव में काली की प्रतिष्ठा बढ़ती है और साथ ही ज्ञानों और काली में प्रेम संबंध भी विकसित होते हैं। काली यद्यपि चमादड़ी में पहला पक्का मकान बनवाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है, लेकिन वह जिस किसी से भी मिलता है, मिस्त्री हो या छज्जू शाह, सब उसके साथ चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं, जो उसे बहुत चुभता है। नंद सिंह
इसी छुआछात के व्यवहार से तंग आकर पहले सिख बना था, अब ईसाई बनता है, लेकिन छुआछूत फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। मंगू यद्यपि काली के प्रति शत्रुता रखता है, लेकिन चौधरियों द्वारा बार बार उसे कुत्ता चमार कहकर पुकारा जाना भी काली को बहुत बुरा लगता है। गांव का ईसाई पादरी या किताबी कामरेड डॉक्टर बिशनदास छुआछात के व्यवहार को रोकने का कोई प्रयास करते नहीं दिखते। काली अपने पिता मारवे की तरह कबड्डी का खिलाड़ी है। वह अपने खेल का जौहर भी गांव में दिखाता है, लेकिन चौधरियों का लड़का हरदेव जानबूझकर खेल में उसका कूल्हा तोड़ देता है। लालू पहलवान इस हरकत के लिए हरदेव को फटकारता है और काली का इलाज भी करता है। काली की चाची प्रतापी की अचानक बीमारी व झाड़ फूंक के कारण देहांत से कथा में नया मोड़ आता है। काली का मकान पक्का करने का सपना पूरा नहीं हो पाता। न सिर्फ मकान बीच में ही छूट जाता है, उसकी कमाई के पैसे वह चाची द्वारा बनाए गहने रुपए भी चाची की मृत्यु के बाद जो शोक जताने औरतें आती हैं, शोक जताने आई कोई पड़ोसिन ले उड़ती है, मतलब चोरी हो जाता है। काली सब कुछ लुटाकर घास खोदने का धंधा करता है, फिर लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गांव में आई बाढ़ कथा का अगला मोड़ है। प्राकृतिक आपदा का सामना चौधरी और चमार मिलकर करते हैं, लेकिन चौधरियों के खेतों को बचाने के लिए दलित बेगार नहीं करना चाहते। 3 दिन के काम के बाद भी दिहाड़ी न मिलने पर चौधरी चमार संघर्ष शुरू होता है। चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और वे भी काम से हड़ताल करते हैं। पादरी उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन शर्त भी रखता है कि उन्हें उसके लिए यीशु की शरण में आ जाना चाहिए, मतलब अपना धर्म बदलकर उनको क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। डॉक्टर बिशनदास व कामरेड टहल सिंह जैसे हवाई कामरेड दलितों की सहायता न कर उन्हें भाषण पिलाते व झलसा करने की घोषणा करते हैं। 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलबिलाते हुए देखकर चमारों का साहस जवाब दे देता है और वे आखिरकार चौधरियों की शर्त को मान लेने के लिए विवश हो जाते हैं और दोनों ही पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं। धरती धन न अपना का अंतिम पक्ष ज्ञानों और काली के प्रेम के त्रासद अंत को मार्मिकता से चित्रित करता है। ज्ञानों गर्भवती हो जाती है। काली के साथ उसकी शादी समाज को स्वीकार नहीं। गांव
उनके प्रेम संबंधों के कारण दोनों का दुश्मन हो जाता है। काली की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। लालू पहलवान उसे नौकरी से निकाल देता है। काली पड़ोस के कस्बे में मजदूरी करने लगता है। वह ज्ञानों को लेकर भाग जाना चाहता है। दोनों अपना मिलना जुलना भी बंद नहीं करते। परिणामतः ज्ञानों को उसकी माँ व भाई जहर देकर मार डालते हैं और काली गांव से भाग जाता है। धरती धन ने अपना दलित जीवन की त्रासदी का संदर्भ। काली के गांव लौटने से थोड़े सुखद रूप में उपन्यास का आरंभ होता है, जबकि अत्यंत विषम परिस्थितियों में गांव से जान बचाकर वह अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से चले जाने से उपन्यास का अंत होता है। तो बच्चों, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास का अंत दुखांत होता है। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आपको लिखना है धरती धन ना अपना। धरती धन ना अपना उपन्यास के पात्र। काली उपन्यास का नायक। ज्ञानो काली की प्रेयसी। ज्ञानो मतलब जो काली जिसको प्यार करता था, दोनों में प्यार हो गया था। काली की प्रेयसी का नाम था ज्ञानो। प्रतापी काली की चाची। जस्सो ज्ञानो की माँ। मंगू ज्ञानो का भाई। चौधरी हरनाम सिंह जमींदार। छज्जू शाह निहाली। जीतू निहाली का बेटा। निहाली जीतू की माँ। बंतो प्रीतो पड़ोसी। निक्कू प्रीतो का पति। प्रीतो का पति। मुंशी शिवराम स्कूल का मास्टर। पंडित संतराम पादरी डॉक्टर बिशनदास। लालू पहलवान मंगू नंद सिंह बेबी हुक्मा। ये हैं धरती धन अपना उपन्यास के पात्र।